नेक्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल फॉस्फोरस साइकिल डिस्कस करते हैं कि ये फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में इकोसिस्टम में फिर से एंटर कैसे करता है। तो हमने फॉस्फोरस के सोर्स देखे कि ये किसी भी डेड बॉडी से एंटर कर सकता है, किसी भी डेड बॉडी से फॉस्फोरस रिलीज हो सकता है, वो चाहे प्लांट की हो बेटा, चाहे एनिमल्स की हो। किसी की भी डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन से फॉस्फोरस जो है वो सॉइल में रिलीज हो जाएगा। अब देखिए अगर ये मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब प्लांट्स, ग्रास, व्हाटएवर यू टेक, इनको कंज्यूम किया है कंज्यूमर्स ने। अब ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर जैसे ही मरेंगे, इनका जो डिकम्पोज्ड बॉडी है या डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, उस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को होने के लिए जगह ऑब्वियसली सॉइल ही है। सॉइल ही वो जगह है जहाँ पे पूरा डिकम्पोजिशन होना है। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होगा वैसे वैसे फॉस्फोरस रिलीज होगा। फॉस्फोरस पता है कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये फॉस्फोरस हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, ये फॉस्फोरस हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। मतलब मैं न्यूक्लिक एसिड लिख देती हूँ, टोटल ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। तो ये सॉइल के अंदर वो जो मिनरल्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अब इस सॉइल को, ये जो सॉइल है ये प्लांट्स के कांटेक्ट में है, क्योंकि प्लांट्स की रूट जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में ऑब्वियसली, और इस सॉइल में वही फॉस्फोरस रिलीज हुआ है। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि प्लांट ने अपनी रूट्स की मदद से उस फॉस्फोरस को जो है वो अपटेक कर लिया और फिर से यूज कर लिया। प्लांट्स कैसे यूज करेगा बेटा? प्लांट्स कहाँ यूज करेगा? प्लांट भी अपनी मेम्ब्रेन और अपना न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए उसे यूज करने वाला है, राइट। इसके बाद एक तो पोर्शन ये हुआ, दूसरा पोर्शन ये जो फॉस्फोरस है ये कई बार बह जाता है, रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ होकर ये वाटर में सॉरी वाटर में या सॉइल में मिक्स हो जाएगा, राइट। सॉइल में मिक्स हो गया तो फिर से कहानी वही शुरू होगी कि प्लांट अपनी रूट्स के माध्यम से उस फॉस्फोरस को अपटेक करेगा और उसके बाद फिर से साइकिल कंटिन्यू होगी, राइट। लेकिन दूसरा एक और रिसोर्स है हमारे पास, जो रॉक्स जो है ना, चट्टाने जो हैं, उनके ऊपर वेदरिंग होती है बेटा, ठीक है। वेदरिंग का मतलब समझते हैं क्या? वेदरिंग का मतलब जो टॉप लेयर है ना उसका बार बार रिमूव होते जाना। तो वो जो टॉप लेयर है वो कंटिन्यूसली रिमूव होती जाएगी और उसके रिमूव होने के कारण क्या होगा, जितना भी फॉस्फोरस है वो रिलीज होकर कहाँ पे एंटर करेगा? सॉइल में। वेदरिंग के लिए, वेदरिंग का मतलब होता है टॉप लेयर रिमूव होना। ये वेदरिंग के लिए मुझे वाटर भी काम में आ सकता है। अगर बहुत तेज़ हैवी रेनफॉल हुआ है और वाटर जो है बह रहा है, रन ऑफ वाटर है, तो पूरा का पूरा फॉस्फोरस बह जाएगा। इसके अलावा एयर या विंड जो है, इनका इंटेंसिटी ये भी सॉइल को वेदर करता है ना। तो बड़े बड़े क्रम्स जो है ना सॉइल के, वो छोटे छोटे बारीक मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं और इस तरीके से पूरा फॉस्फोरस जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ इधर उधर स्प्रेड होता है। सो दिस इज व्हाट इज माय फॉस्फोरस साइकिल। इजी है बेटा, छोटी सी साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल, राइट। सो हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल द बायोलॉजिकल साइकिल्स। स्टैंडिंग स्टेट के बारे में हमने पहले बात की थी बेटा। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग बायोमास को हमने कंपेयर किया था, राइट। स्टैंडिंग क्रॉप को हमने कंपेयर किया था। तो स्टैंडिंग स्टेट एक बार फिर से देख लेते हैं। सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, कितना प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द गिवन सॉइल सैंपल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। इसमें हम इनऑर्गेनिक लेते हैं। कार्बन वैसे ऑर्गेनिक भी होता है, लेकिन वन फॉर्म ऑफ कार्बन इज इनऑर्गेनिक एज वन। वी टेक नाइट्रोजन ऑल्सो, वी टेक फॉस्फोरस, कैल्शियम। इन सभी का जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द सॉइल इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जब सॉइल में अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट, राइट। तो ये सॉइल के अंदर इन सारे मिनरल्स की प्रेजेंस। अब आ जाइए जरा एक क्वेश्चन पे। Which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in the ecosystem? राइट, गैशियस साइकिल इनमें से कौन सी नहीं है, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल इनमें से कौन सी नहीं है। ओनली साइकिल है, गैशियस साइकिल है, लेकिन जियोकेमिकल साइकिल नहीं है। सल्फर इज अ केमिकल गैशियस साइकिल, नाइट्रोजन कार्बन इज अ गैशियस साइकिल। द ओनली साइकिल लेफ्ट हियर विद अस इज फॉस्फोरस साइकिल, जो गैशियस नहीं है और जो कि कंप्लीटली सॉलिड इन नेचर है, ठीक है। सो द आंसर इज बी, सॉरी, राइट, इट्स अ सेडिमेंटरी साइकिल बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द सॉइल। अब आइए ज़रा इकोसिस्टम सर्विसेज पे। हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए बड़े सारे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर रहा है,
ठीक है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है ना, वो इसकी सर्विसेज हैं। हमारा इकोसिस्टम हमें कुछ सर्विसेज दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज दे रहा है ये हमें, हमने वैसे इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी पहले, एक बार लास्टली और डिस्कस करेंगे। जितनी भी एयर है उसे प्योरीफाई करने का काम हमारे फॉरेस्ट कर रहे हैं, एंड यू नो हाउ। अभी हमने कार्बन साइकिल पढ़ी है, हमने देख लिया है कि जो कार्बन साइकिल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिसाइकिल होती रहती है। तो ये CO2 का रिसाइकलिंग जो है ये एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर रहा है। वाटर साइकिल हमने पढ़ी बेटा, तो वाटर कैसे आ रहा है, इन्हीं साइकिल्स के थ्रू आ रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के थ्रू आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक सर्विस हो गई, इकोसिस्टम ने हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर दी है, राइट। सो दिस इज हाउ इकोसिस्टम इज प्रोवाइडिंग सर्विस। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो अभी हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, गैशियस सेडिमेंट्री साइकिल्स के फॉर्म में पढ़ी। जनरेट फर्टाइल सॉइल्स, क्योंकि ये सारी साइकिल्स जब रन करेंगी तो दे विल एड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इन द सॉइल, वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज डीकम्पोजिशन। तो जब भी आप डीकम्पोजिशन करेंगे, मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करके, डाइजेस्ट करके जब वो मिनरल्स को रिलीज करेंगे सॉइल में, तो वो भी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स का एनहांसमेंट। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एनरिच द सॉइल, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक सॉइल फर्टाइल, राइट। सो इस तरीके से ये सॉइल्स को फर्टाइल बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मिलता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ जो हमने डेवलप किए हैं ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और हैबिटेट के फॉर्म में नेचर इन्हें हमेशा अवेलेबल करवाता रहा है, राइट। भाई हमें पता है बेटा कि नेचर में हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अकॉर्डिंगली सेफ रख पाता है, प्लान वे में रख पाता है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को पता है कि उसे क्या चीज़ कहाँ से मिलने वाली है, तो वो अपने आप को अपने नेचर में अकोमोडेट करके रख पाता है। लेकिन ये चीज़ हर जगह संभव नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए ये जो हैबिटेट है, इस हैबिटेट को नेचर ने ही दिया है, नेचर ने ही प्रोवाइड किया है, जहाँ पे एक पूरी फूड चेन रन कर रही है, एक एंटायर इकोसिस्टम रन कर रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे फूड भी मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, गैसेस तो मिल ही रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन अवेलेबल करवा रहा है, इकोसिस्टम, राइट। तो इट प्रोवाइड्स हैबिटेट। इट मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी, कैसे बेटा, फूड चेन, फूड वेब, इन सब से ऑर्गेनिजम्स में बैलेंस बना रहता है, उनके नंबर में एक्सटिंक्शन नहीं होता। प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप बना रहता है सॉरी सो प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप भी नेचर में मेंटेन रहता है, इजंट इट। इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनिज्म, कई बार जो नेचर में एक्सपोज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के अंदर वेरिएशन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये क्यों आते हैं बेटा, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म को नेचर ने एक्सपोज करके रखा हुआ है थ्रू सन, है ना। सनलाइट जैसे ही पड़ती है, आपको पता है यूवी रेडिएशंस म्यूटाजेंस हैं, है ना, दे कॉज म्यूटेशंस। तो ये म्यूटेशंस का रीज़न भी हमारा इकोसिस्टम ही हुआ। हमारा इकोसिस्टम पॉलिनेशन करने के लिए मदद करता है, क्योंकि पॉलिनेटर्स भी इकोसिस्टम का पार्ट है बच्चों, और जिनको पॉलिनेट होना है ना, पोलन ग्रेन्स, वो भी प्लांट का ही पार्ट है और प्लांट इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हमारे नेचर में ये प्लांट्स प्रेजेंट हैं और इनको पॉलिनेट करने वाले हमारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। ये सब क्या करेंगे, इंसेक्ट हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, सब क्या करेंगे, पॉलिनेशन में मदद करने वाले हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज पॉलिनेटर्स, राइट, एंड दीज पॉलिनेटर्स आर being I mean nurtured by the nature, by the ecosystem, right। इसके अलावा एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो हैं ही किसी भी फॉरेस्ट की, किसी भी इकोसिस्टम की सारी वैल्यूज़ तो एड ऑन हुए ही, दैट वी अंडरस्टैंड। हमें इनसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स में भी मदद मिलती है, हमें इनसे मेडिसिनल चीज़ें भी मिलती हैं, तो ये सारा इनका बेनिफिट है जो हम उठाते हैं, राइट। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने और उनके कलीग्स ने, क्योंकि उस समय ऐसा था बेटा, या आज भी कह लूँ मैं, तो आज भी वो बात इक्वली एप्लीकेबल है कि नेचर का एक राइट वैल्यू, एक राइट प्राइस कोई नहीं कैलकुलेट कर पाता। लोगों को क्या लगता है, यार हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, फ्री है ना, कितना भी आप यूज़ कर लो। पानी है, कहीं पानी दिख गया तो अपन ने वहाँ पे कितनी भी चीज़ें डंप कर दी, हमको वो सब कुछ फ्री दिखता है, राइट। तो इनका क्या मानना था कि अगर आप नेचर में जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं, इकोसिस्टम जो भी सर्विसेज आपको दे रहा है, अगर आप इन पे प्राइस टैग लगा दें तो शायद लोगों को इसकी कीमत समझ में आएगी, लोगों को इसकी वैल्यू पता चलेगी। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट एडेड अ प्राइस टैग ऑन द वेरियस सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर।
और ये जो सर्विसेज पे प्राइस टैग लगा ना, तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा भाई, जो ऑक्सीजन हम फ्री एयर में से ऐसे ही खींच लेते हैं, वो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के दिया जाए तो कितना महंगा पड़ेगा, इज़न्ट इट। इसी तरह जो पानी हम ऐसे ही पी लेते हैं, है ना, वो पानी जब मिनरल वाटर के फॉर्म में आपके पास बॉटल में पैक होके आता है तो कितना महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से उन्होंने इकोसिस्टम की जो दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर प्राइस टैग लगाया, सो दैट हम उन्हें रिलेट कर पाएँ और हम उनकी वैल्यू को समझ पाएँ, राइट। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज और दीज आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, है ना। हमें हर टाइप की एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वी गेट ह्यूमस, वी गेट सॉइल, वी गेट प्रोड्यूसर्स, वी गेट प्रेडेटर्स, वी गेट प्रे। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? इकोसिस्टम से। और यही सब हमारे इकोसिस्टम की क्या है? सर्विसेज।